गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 17 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम कोटेशन, ये हम डेली देखते हैं। तो आज का कोटेशन क्या है, कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, परंतु बाज बिना बोले आसमान को चीर सकता है। दोस्तों ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है सभी स्टूडेंट की जो तैयारी करते हैं या फिर किसी न किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं। उनके साथ ऐसा होता है कि वो बोलते बहुत है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और कुछ तो ऐसे बोलते हैं कि मैं रैंक 1 ला दूंगा। यार रैंक अपने हाथ में थोड़ी ना होता है कि आप A1 रैंक ला दोगे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं 1 से 10 तक के बीच में आ जाऊंगा या फिर 1 से 50 रैंक के बीच में आ जाऊंगा। बट ये जो होता है ना कि 1 रैंक लाऊंगा या फिर 1 रैंक लाऊंगी, ये मतलब अपने आप के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना है। आप ऐसा मत बोला करिए, और आप ऐसा खुद को तो बोलते ही हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब है जब आप ये चीज़ें सोसाइटी में बोलना स्टार्ट कर देते हो, लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हो कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और इस चीज़ का आप ढिढोरा पीटते हो हर जगह, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह अपनी वही स्टोरी लगाओगे। तो ये चीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप बस वही तोता बन के रह जाओगे जो ऊँचा नहीं उठ सकता है। तो चुपचाप से अपना काम करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी करना है वो बिल्कुल मौन होकर के करना है, ढिढोरा नहीं पीटना है। आपने एक लाइन सुना होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो सफलता को चीखने दो, चिल्लाने दो, आप शांत रहो। जब सफल हो जाना फिर जो बोलना होगा वो बोलना। सफल होने से पहले चुपचाप होकर के अपनी तैयारी करो। ओके, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। यहाँ पे मिनिमम आपको क्या करना है, ये 5 टास्क फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हमें उस 1% में आना है। आपको सिंपली ये सारा टास्क फॉलो करना है और ख़ुद को ईमानदारी के साथ नंबर देना है 5 में से। 5 में जितना भी नंबर आपको मिलेगा वो कमेंट करके बताना है कि मुझे आज 4 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, और यदि 1 नंबर भी मिल रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है। इससे आपकी ईमानदारी बढ़ेगी, और अगर आप इस समय में अपने स्थिति में ईमानदारी बरत रहे हो तो समझ जाओ कि आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और कमेंट करने से ये होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मेरा नंबर वहाँ पे आज 2 नंबर था, मुझे अपना नंबर इम्प्रूव करना है, तो वो एक मोटिवेशन भी बनेगा आपके लिए। ठीक है, तो कमेंट करके अपना नंबर जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है दोस्तों। भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा समझौता है दोस्तों? ये है ऑडियो विजुअल समझौता है। ओके, तो बताना है कि भारत ने किस देश के साथ किया है। तो ये हुआ है डी, कोलंबिया के साथ। भारत ने कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर साइन किया है। इसमें क्या होगा कि जो दोनों देश के डायरेक्टर हैं वो आपस में मिलेंगे और फिल्म निर्माण पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ उनके आपस में जो लोकेशन है, जो अच्छा लोकेशन है जहाँ पे शूटिंग किया जा सकता है एक दूसरे के देश में, उस पर बात होगी। और साथ ही साथ दोनों देश के कला और संस्कृति में आपस में हम लोग क्या लेन देन कर सकते हैं उस पर भी बातचीत होगा। यानी कि हमारे दोनों देशों की, एक तो कोलंबिया और भारत, दोनों देशों की कला और संस्कृति आपस में मिलकर के फिल्म निर्माण में आगे बढ़ेगी। तो ध्यान देना है, कोलंबिया के साथ ये हुआ है साइन। दोस्तों ये कोलंबिया है कहाँ पे? ये है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखोगे, साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखोगे तो यहाँ पे जो देश पनामा स्थल संधि से टच है उत्तरी अमेरिका से, वो कोलंबिया देश ही है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में पूछे कि वो कौन सा देश है दक्षिणी अमेरिका में जो टच है पनामा स्थल संधि से, तो वो है कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया है। ओके, तो ध्यान रखना है कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया अभी चर्चा में है, तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ पे है ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी राजधानी है बोगोटा। कहाँ पे है? बोगोटा में इसकी राजधानी है। कहाँ पे है? बोगोटा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बताना है कि ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2024 की। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, ये कहाँ पे होगा? ये होगा एझी माला में। सी, एझी माला ये है कहाँ पे? तो ये है दोस्तों केरल में है। कहाँ पे है? केरल में एझी माला। दोस्तों ये जहाँ पे आयोजित किया जाएगा वहीं पे है भारतीय नौसेना अकादमी। क्या है? भारतीय नौसेना अकादमी। तो यहाँ पे 16 से लेकर के 19 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जाएगा
भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। हमारे देश में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। तो नौसेना दिवस दोस्तों हमारे देश में मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये दिवस भी आपको याद रखना है। और इस बार ये कहाँ पे हो रहा है? एझीमाला में हो रहा है, जो कि केरल में है। केरल में जहाँ पे भारतीय नौसेना अकादमी है वहीं पे ये आयोजित किया जा रहा है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सी पुरस्कार की बात हो रही है? किशोर कुमार पुरस्कार की। दोस्तों किशोर कुमार आपने सुना होगा कि ये बहुत ही फेमस गायक थे, तो इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार रखा गया है। तो बताना है कि ये किसे मिला है इस बार। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, ये किसको मिला है? ये मिला है राजकुमार हिरानी जी को। किसको? राजकुमार हिरानी जी को। दोस्तों ये पुरस्कार उसे दिया जाता है जो फिल्म उद्योग में कोई उपलब्धि या फिर बड़ी उपलब्धि हासिल किए होते हैं। तो ये जो राजकुमार हिरानी है ये है दोस्तों डायरेक्टर। कौन है ये? डायरेक्टर है ये। इनकी जो फेमस मूवी है, जैसे कि आपको पता होगा, लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS, और अभी हाल ही में आई थी 3 इडियट्स। हाल ही में नहीं, मतलब 10-12 साल हो गया, 3 इडियट्स। और अभी हाल में आई है संजू, PK। तो ये सब जो मूवी डायरेक्ट किए थे ये इन्हीं ने किया है, राजकुमार हिरानी ने। यही है इन सभी मूवी के डायरेक्टर, राजकुमार हिरानी जी। तो इनके इस उपलब्धि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार। तो ये भी ध्यान रखना है पुरस्कार के बारे में। ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्यों MP के द्वारा दिया जाता है? किशोर कुमार जी थे ये MP से ही संबंधित थे, ये वहीं के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था किशोर कुमार, और कुमार के बाद था खंडवा। क्या नाम था? किशोर कुमार खंडवा। MP के रहने वाले थे, तो इसी वजह से MP सरकार ने उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार देना स्टार्ट किया है। ये पुरस्कार स्टार्ट कब से हुआ है, कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है दोस्तों 1997 से। कब से दिया जा रहा है? 1997 से। इस पुरस्कार को सबसे पहले किसने हासिल किया था? तो वो किए थे ऋषिकेश मुखर्जी जी। सबसे पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी जी, ये भी एक डायरेक्टर थे। ओके, इनको मिला था सबसे पहले राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार। और ये तो हो गया 1997 की बात। और अभी इससे पहले 2022 और 23 के लिए किसको मिला था? तो वो मिला था धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र देवल जो है उनको मिला था। और इस बार 2023 और 2024 के लिए मिला है राजकुमार हिरानी जी को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 3 AI उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए हैं। तो बताना है कि 3 AI सेंटर कहाँ पे खोले गए हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। यहाँ पे ये भी नोटिस करना है। तो बताना है कि कहाँ पे अभी ये शुरू किया गया है 3 AI सेंटर। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बना है 3 AI सेंटर। दोस्तों ये जो 3 क्षेत्र में बना है वो 3 क्षेत्र कौन कौन सा है? तो एक बना है स्वास्थ्य क्षेत्र में। ओके, दूसरा बना है कृषि के क्षेत्र में, और तीसरा बना है टिकाऊ शहर के लिए। ये AI सेंटर है, ठीक है। तो ये 3, एक स्वास्थ्य, एक कृषि और एक टिकाऊ शहर पे बना है। दोस्तों AI सेंटर ये भारत सरकार के जो मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI फॉर इंडिया जो पहल है, इन्हीं के तहत ये बनाया गया है 3 AI सेंटर। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ध्यान देना है स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहर के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इम्पोर्टेंट है ये जो दोस्तों, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, या वो सर्विस में हो या फिर वो रिटायर हो, तो उनको मिलता है महंगाई भत्ता। तो बताना है कि अब कितना % उसमें वृद्धि किया गया है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे बढ़ा है 3%। B 3% बढ़ाया गया है। पहले दोस्तों ये था 42%, अब 3% बढ़ करके अब ये हो चुका है 45%।
तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे कि पहले कितना था, तो पहले 42 था, और यदि ये पूछ दे डायरेक्ट कि अब कितना हो गया तो 45, और यदि ये पूछे कि कितना बड़ा है तो 3। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा करके आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि महंगाई भत्ता बढ़ा है 3% और हो गया अब 45%। ये दोस्तों दिवाली से पहले लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि किसको बनाया गया है डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर में। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किसको बनाया गया है, सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया गया है डिप्टी सीएम। और सीएम कौन बने हैं, अमर अब्दुल्ला बने हैं। दोस्तों ये बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे जो राजा थे हरि सिंह, जब देश अपना आज़ाद हुआ था तो ये भारत में शामिल होने से मना कर दिए थे। कौन, राजा हरि सिंह। तो उस समय भारत सरकार के जो उस समय पीएम थे नेहरू जी, इन्होंने इनको एक विलय पत्र भेजा। विलय पत्र में क्या था कि आप भारत में शामिल हो जाइए। पहले ये नहीं मान रहे थे हरि सिंह जी, बट बाद में विलय पत्र पे ये साइन कर देते हैं। ओके, जब अपना देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय हमारे देश में टोटल बहुत सारी रियासतें थीं, टोटल थी 565। तो उसमें से सिर्फ 3 ऐसी रियासतें थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी। तो एक था जम्मू कश्मीर, और एक था जूनागढ़ जो गुजरात में है, और एक था हैदराबाद। ठीक है, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। बाकी 563 शामिल होने के लिए राजी हो गए थे। तो जम्मू कश्मीर जो है उसको भेजा गया विलय पत्र, तो उस पर हरि सिंह जी साइन कर दिए और फाइनली जम्मू कश्मीर शामिल हो गया भारत में। उसके बाद ये जो जूनागढ़ है, यहाँ पे ये शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो यहाँ पे करवाया गया क्या, जनमत संग्रह। तो वहाँ के जो राजा थे वो शामिल नहीं होना चाहे थे, लेकिन जब जनता के द्वारा पोल करवाया गया कि आप लोग कहाँ रहना चाह रहे हो, जूनागढ़ में या भारत में, तो ज़्यादातर जनमत संग्रह कहाँ पे आया कि हमें भारत में शामिल होना है। तो फिर जूनागढ़ भी शामिल हो गया भारत में। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे हैदराबाद कि भाई आप क्यों नहीं शामिल हो रहे हो। तो ये भी बोल रहे थे कि हम अलग राज्य बनाएंगे। तो आप जब भारत का नक्शा देखोगे तो हैदराबाद यहाँ पे है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि देश के बीचों बीच में कोई दूसरा देश आ जाए। तो फिर डिसाइड हुआ वहाँ पे कि हैदराबाद में ये मानने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सैन्य कार्रवाई हुई। सैन्य कार्रवाई कहाँ पे, हैदराबाद में। उस कार्रवाई को एक नाम दिया गया, उसका नाम था पोलो अभियान। पोलो अभियान के तहत हैदराबाद में घुस करके हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। तो इसे बोलते हैं पोलो अभियान। तो यहाँ पे आपको क्यों बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था। तो ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र से, और हैदराबाद को मिलाया गया था सैन्य अभियान से, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से। और जब अपना देश आज़ाद हो गया तो फिर एक अलग अनुच्छेद वाला अनुच्छेद 370, जिसमें कश्मीर को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया, कि मतलब स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और यही जो विशेष राज्य का दर्जा है ये समाप्त किया गया है 6 अगस्त 2019 को। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 370 किस तिथि को हटाया गया, तो डेट 6 अगस्त, और यदि सन पूछे तो 2019। तो इस दिन से जो अलग स्टेट विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो भी समाप्त हो गया। तो ये चीज़ सब जानकारी था जम्मू कश्मीर के बारे में, जहाँ पे अब सीएम बनाए गए हैं सबसे पहली बार अमर अब्दुल्ला जी, और वहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। यहाँ पे बात हो रहा है कि जो आईसीसी के द्वारा जारी किया जाता है हॉल ऑफ फेम, इसमें शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन बनी है, सी नीतू डेविड जी। नाम देख करके मत जाइएगा कि ये भारतीय नहीं है, ये भारतीय ही हैं दोस्तों। ये 17 साल में, मात्र 17 साल में ये डेब्यू कर दी थी भारतीय टीम में। ओके, ये दोस्तों बाएं हाथ की क्या थी, स्पिनर थी। ओके, कारनामा ये किया था कि सिर्फ ओडीआई में ये 100 विकेट हासिल करने वाली
पहली महिला गेंदबाज बनी थी? कौन? नीतू डेविड जी, जिनको अब हाल ही में आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इनके साथ साथ दो और भी क्रिकेटर इस बार शामिल किए गए हैं। तो वो दो अन्य और कौन है? एक है एलिस्टर कुक। कौन है? एलिस्टर कुक। ये रिटायर्ड है। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये हैं इंग्लैंड के। ओके। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं एलियन मतलब एबीडी, यानी कि एबी डिविलियर्स है। ये कहाँ के? ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इन दो लोगों को और नीतू डेविड को शामिल किया गया है इस बार आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। दोस्तों यहाँ पे आईसीसी की बात हो रही है तो देख लेते हैं कि ये आईसीसी है क्या। आईसीसी दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है जो कि क्रिकेट के बारे में रूल रेगुलेशन बनाता है वर्ल्ड लेवल पे। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून को सन 1909 में। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में? इसका हेडक्वार्टर इस समय है दुबई में। दुबई यानी कि यूएई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है यानी कि यूएई में, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक यानी कि W बैंक की वार्षिक बैठक 2024 की मेजबानी की है? तो बताना है कि किस देश ने IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक 2024 की मेजबानी की है। तो सामने आपके ऑप्शन है दोस्तों। किसने किया है? बी, मोरक्को ने किया है। किसने किया है? मोरक्को ने। ये IMF और WB यानी कि विश्व बैंक है क्या? दोस्तों ये जो IMF है और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों का काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो IMF है जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, ये दोस्तों अगर कोई भी देश वैश्विक लेवल पे वहाँ पे अगर पैसों की कमी है, वित्तीय अस्थिरता है यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ की इकॉनमी में, तो ये मदद करता है, पैसा प्रोवाइड कराता है IMF। अगर वहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इकॉनमी में तो ओके, ये ध्यान देना है बेसिक, यानी कि अगर वहाँ पे अस्थिरता है किसी भी देश में तो ये प्रोवाइड कराता है पैसा। ओके। और वहीं पे जो WB है ये विश्व बैंक, ये क्या करता है? अगर किसी भी देश में किसी भी चीज़ का निर्माण करना हो, ओके, निर्माण करना हो तो फिर ये पैसा प्रोवाइड कराता है। तो ये बेसिक सा अंतर है कि अस्थिरता को दूर करने के लिए मदद करता है IMF, और किसी भी निर्माण को करना चाहते हो अगर आप किसी देश में, जैसे मान लो अपने वहाँ देश में कोई बहुत बड़ा हाईवे बनाना है, ओके, या फिर कोई बहुत बड़ी मंदिर बनानी है, उतना पैसा अगर भारत सरकार के पास नहीं है तो वो WB वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। ओके, तो ये बेसिक सा अंतर है दोनों में। इन दोनों की स्थापना हुई थी, हमने बताया है, जुलाई 1994 में। ठीक है, तो ध्यान देना है दोनों के बारे में। और बात हो रहा है यहाँ पे कि इस बार का जो इनका बैठक है इसका मेजबानी कर रहा है मोरक्को। मोरक्को कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका में यहाँ पे है मोरक्को। तो इस मोरक्को की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? तो ये है रबात। क्या है? रबात है इसकी राजधानी। और इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। ठीक है, तो ये यहाँ की मुद्रा है और रबात है इसकी राजधानी। अफ्रीका का देश है मोरक्को। यहाँ पे वार्षिक बैठक 2024 की हो रही है IMF और WB यानी कि विश्व बैंक की। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी आपकी बढ़ी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा जो भी लगा हो कमेंट करके बताइए, हम पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई भी देंगे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।